अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल मेरा सितमगर कैसा लग रहा है, अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आमान आज मुझसे पहले उठ गई। वो मुस्कुराकर उठ बैठा। जब ध्यान ड्रेसिंग टेबल से नीचे ज़मीन पर आया जहां उसका पहनाया गया लॉकेट पड़ा था, वो बेयकीनी से उठा और लॉकेट उठाया। कल रात वो अबान के बारे में जो कुछ सोचता था, उसके लिए जो कुछ महसूस करता था, अबान के सामने सब कुछ बता चुका था। और वो जानता था कि अबान इतनी छोटी बच्ची नहीं है जो उसकी फीलिंग्स को समझ ना पाए। वो जानता था कि वो उससे ज़बरदस्ती मोहब्बत नहीं करवा सकता, इसीलिए उसने सोचा कि अब वो उसे अपनी मोहब्बत से हासिल करेगा। लेकिन ये क्या, उसकी मोहब्बत की पहली निशानी कैसे वो बेदर्दी से ज़मीन पर फेंक गई। गुस्से से उसके माथे की रगें सामने आने लगी। फिर याद आया कि हवेली के सब नौकरों को करीब वो छुट्टी दे चुका है। अगर आज अमान यहाँ से भागने की कोशिश करे तो वह आसानी से कर सकती है, और यकीनन उसने ऐसा ही किया था। मैंने तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती की अमान। मैं कैसे भूल गया कि तुम लाला की बेटी हो। मैं कैसे भूल गया कि तुम यकीन के काबिल नहीं हो। वो बेड से उठा, लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकला, तेजी से सीढ़ियां तय करता नीचे आया। हमजा वहीं तैयार खड़ा मिशी को उठाए हुए था। हमजा को नजरअंदाज करता वो तेजी से बाहर निकला। जब स्विमिंग पूल के करीब खड़ी आराध्या और अबान पर नजर पड़ी, उसने बेयकीनी से अबान की तरफ देखा। हाँ, वो भागी नहीं थी, वो उसकी अबान थी। उसकी मोहब्बत तो एतबार के काबिल थी, नहीं थी वो लाला की बेटी। कोई ताल्लुक नहीं था उसका धोखेबाज मकार शख्स से उसका। अपने आप को यकीन दिलाता वो तेजी से उसके करीब आया। आज वो उसके पसंदीदा काले लिबास में थी और रात का उसका दिया हुआ काजल उसकी आंखों में खूबसूरती से सजाया गया था। लेकिन फिर नजर उसकी गर्दन पर पड़ी जहां उसकी दी हुई मोहब्बत की पहली निशानी मौजूद ना थी। चले शाह, मैं तैयार हूँ, अबान ने मुस्कुराकर कहा। जब से अबान उसकी जिंदगी में आई थी, आज शायद पहली बार मुस्कुराई थी। शायद अपनी बहन से मिलने की खुशी। राज शाह ने उससे वादा किया था कि वो उसे उसकी बहन से मिलवाने लेकर जाएगा। हाँ प्रिंसेस, अभी चलते हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारा लॉकेट कहाँ है, शाह ने नर्म लेकिन सर्द लहजे में पूछा। जब अबान ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा, अरे ये कहाँ गया, सुबह तो मेरे गले में था। लगता है मैंने खो दिया, यहीं कहीं घर पर होगा, अबान ने आगे पीछे नजर दौड़ाते हुए कहा। परेशानी उसके लहजे से साफ झलक रही थी। शाह की सर्द नजरों से वो इतना बुखला चुकी थी कि शाह के हाथ में ही अपना लॉकेट देख ना पाई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जाओ लॉकेट ढूंढ कर पहन कर आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास लेकर जाऊंगा, शाह ने इतना कहा जबकि अबान ने कमरे की तरफ दौड़ लगाई। शाह भाई, आपके हाथ में है जो, क्या वो अबान का लॉकेट नहीं है? आराध्या उसके हाथ में अबान का लॉकेट देख चुकी थी, इसलिए अबान के जाते ही पूछा। हाँ आराध्या भाभी, ये उसी का है, लेकिन देखें कितनी बेवकूफ है, मेरे हाथ में देखने के बजाय वो कमरे की तरफ भाग गई। वो शादी से पहले आराध्या को अपनी बहन कहता था, लेकिन जब से उसकी हमजा से शादी हुई थी उसने उसे एहतराम से भाभी कहना शुरू कर दिया था, जिस पर आराध्या ने भी कोई एतराज ना किया। तो तू उसे उसका लॉकेट वापस दे दे, बेकार में परेशान क्यों कर रहा है, हमजा ने बाहर आते हुए कहा। क्योंकि उसे होश होना चाहिए अपनी चीजों का। कितनी मोहब्बत से मैंने उसे ये तोहफा दिया था जिसे वो कहीं भी फेंक कर चल दी। मैं अपनी मोहब्बत में बेकदरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाह अपने कमरे में चला गया। शाह साहब, मेरी इन लोगों पर नजर है, वो एक लड़की के घर पर रह रहे हैं। लड़की के शोहर का नाम अहमद है और वो आर्मी ऑफिसर है। उनके अलावा घर में एक नौकरानी होती है जो दिन के वक्त रहती है और रात में चली जाती है। लड़की माँ बनने वाली है। शाबाश हयात, ऐसे ही नजर रखो उन लोगों पर, और बताओ तो मुझे मेरा पौधा कब मेरे पास ले आओगे? बहुत जल्दी शाह साईं, आप फिक्र न करें। ये आपने कहा था कि अभी अगर मैं छोटे साईं को यहाँ ले आया तो शामिर को शक हो जाएगा, इसे मैं छोटे साईं को अब तक यहाँ नहीं लेकर आया। लेकिन आप फिक्र न करें, जैसे ही कोई मुंह का हाथ लगता है मैं आमना को रास्ते से हटाकर छोटे साईं को आपके पास ले आऊंगा। वो अभी तक यही बातें कर रहे थे जब शामिर तेजी से घर से बाहर निकला, जबकि इफत भी उसके पीछे ही जा रही थी। शामिर, नाश्ता तो करके जाए। अच्छा, मैं नहीं आती आपके सामने, खुदा के लिए नाश्ता तो करें। इफत रोते हुए अपने शोहर को मनाने की कोशिश कर रही थी जो गुस्से से घर से बाहर निकल चुका था। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या शामिर तुम्हारे साथ ठीक नहीं है? अगर ऐसा है तो हमें बताओ। उन्हें शामिर के रवैये पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नहीं ताया जानी, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। आप प्लीज उनके साथ मजीद जबरदस्ती करके मेरी जिंदगी और मुश्किल ना बनाएं। बस इतना कहकर इफत चली गई, जबकि बाबा साईं ये सोच रहे थे कि कहीं शामिर की जिंदगी में जबरदस्ती इफत को शामिल करके उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तकरीबन आधे घंटे से कमरे की हर चीज चेक कर चुकी थी, लेकिन उसका लॉकेट कहीं नहीं था। जबकि शाह आराम से बेड पर बैठा उसकी कार्रवाई देख रहा था। मैंने उसे अपनी गर्दन से नहीं उतारा था, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। अपनी कोशिश में
नाकामयाब होने के बाद वो रोते हुए शाह के सामने आई। आई एम सॉरी शाह, मैं आपका तोहफा नहीं संभाल पाई। अब आप मुझे इस बात की सजा देंगे ना? आप कोई भी सजा दे दें, बेशक आप मुझे मार ले, लेकिन प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलवाने जरूर लेकर जाइएगा। यकीनी से सामने खड़ी नाजुक सी लड़की को देखा जो उस पर इतना भी एतबार नहीं करती थी कि एक मामूली से लॉकेट के लिए वो अपना वादा तोड़ देगा। कितना बेएतबार था वो उसके लिए। अगर कोई और चीज होती तो शायद शाह इतना रिएक्ट ना करता, लेकिन ये लॉकेट उसे अबान की मौजूदगी का पता देता था। इसमें मौजूद ट्रेसिंग डिवाइस शाह को उसे ढूंढने में मदद देती थी। पहले अबान कितनी बार भागने की कोशिश कर चुकी थी और शाह की हमेशा डिवाइस की वजह से उसकी मौजूदगी का पता चला था। शाह उठकर उसके सामने आया और अपनी जेब से वो लॉकेट निकाला। अबान ने बेयकीनी से देखा वो कब से इस लॉकेट को ढूंढ रही थी और शाह उसे अपनी जेब में लिए घूम रहा था। अबान को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी। शाह ने मोहब्बत से उसकी सुराहीदार गर्दन में लॉकेट पहनाया और झुककर अपने लबों से उसकी गर्दन को छुआ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी आखिरी गलती है। आई बात समझ में? उसने आंखों में आंखें डालकर कहा। आई बात समझ में? अपनी बात का जवाब न मिलने पर फिर से बोला। जी। अबान धीरे से मिनमिनाई। गुड गर्ल, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसका गाल चूमकर वो बाहर जाने लगा। उसके जाने के बाद अबान ने अपने गले पर गाल पर हाथ रखा जो शाह की शदीद जसारत पर सोख हो चुके थे। अबान आईने के सामने धीरे से मुस्कुराए, फिर नजर झुका रही, जबकि शाह की गाड़ी का आवाज सुनकर उसे कमरे से बाहर दौड़ लगा दी। रेस हो रहा था। जब उसे अपनी चेहरे पर पानी की ठंडी नरम नरम बूंदों का एहसास हुआ, उसने अपनी आंखें खोली तो सामने हसीन मंजर देखकर कहीं खो सा गया। वो शायद अभी नहा कर निकली थी और टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी, जबकि उसके लहराते गीले बालों से कहीं बूंदे फर्श और उसके चेहरे पर गिर रही थी। वो बिना आवाज के उठा और धीरे से गनवा को अपनी बाहों में ले लिया। उसके अचानक ऐसा करने पर गनवा बौखला गई, जबकि वो उसकी बौखलाहट से महफूज होता अपना घेरा मजीद तंग कर गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन सुबह है, प्लीज प्लीज छोड़े मुझे। गनवा ने अपनी तेज होती धड़कन पर काबू पाते हुए कहा, जबकि रेस का भी उसे छोड़ने का कोई इरादा ना था। रेस ने उसकी गर्दन से गीले बाल हटाए, उसकी सुराहीदार गर्दन पर अपनी मोहब्बत की पहली मुहर सब्त की, जबकि उसकी इस हरकत पर गनवा का तो जैसे सांस ही रुक गया। गनवा की हालत देखकर रेस को उस पर तरस आया और एहतियात से उसे अपनी बाहों से आजाद किया। मैं अम्मा को नाश्ते के लिए पहले दवाई देकर आता हूँ, तब तक तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ। बस इतना कहकर वो बाहर निकल गया। रेस फ्रेश होने से पहले अपनी माँ को मेडिसिन देता था। कल उसके बाप ने उससे कहा था कि उसने रेस की मिन्नतें की हैं उसके निकाह के लिए, तो ये सब क्या था? अगर रेस उससे निकाह नहीं करना चाहता था और कुछ दिनों में उसे तलाक दे देगा, तो वो उसके इस कदर करीब क्यों आ रहा है? तो क्या वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है? अपनी अपनी सोचों में उसे रेस को बेतहाशा गुस्सा आने लगा। क्या वो टाइम पास करने की चीज है? क्या वो इतनी बेमोल है कहकर उसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए? नहीं शारिस खान, मेरा बाप मजबूर जरूर होगा, लेकिन इतना गई गुजरी नहीं हूं मैं कि मुझे तुम्हारे इस्तेमाल की चीज बना दे। ये निकाह मेरी मजबूरी जरूर थी, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरे करीब आकर मुझे यूज कर सकते हो। न जाने क्यों मैं अम्मा के कहने पर यहाँ इस कमरे में आई। वो अभी तक इन्हीं सोचों में थी कि रेस कमरे में वापस आ गया। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। इससे पहले कि रेस उसके करीब आता, मैं बाहर जा रही हूँ कहकर गनवा तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसके इस तरह से भागने पर रेस कहका भी साख्ता था। शाह, हम यहाँ क्यों आए? ये घर किसका है? अबान रेस के घर के सामने गाड़ी रुकते देखकर पूछने लगी। ये तुम्हारी बहन का घर है अबान, उसकी शादी हो चुकी है, अब वो यहाँ रहती है, शाह ने पुरसकून अंदाज में बताया। लेकिन अबान ये बात पुरसकून अंदाज में ना सुन पाई। क्या आप की शादी हो गई? ऐसे कैसे कर सकती हैं वो शादी मुझे बताए बगैर? अबान की आंखों में आंसू आ गए। कितने ख्वाब देखे थे उसने अपनी बहन की शादी के लिए, जो एक पल में चकनाचूर हो गए। प्रिंसेस प्लीज अब रोना मत शुरू कर देना। हर इंसान की लाइफ में कभी न कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि इस तरह के फैसले करने पड़ जाते हैं। गनवा की भी जिंदगी में ऐसा ही मोड़ आया था। अब तुम प्लीज इस बात को लेकर उससे नाराज मत होना। तुम मुझसे मिल रही हो और इसके बाद हम कराची जा रहे हैं। फ्लाइट जाने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मैं नहीं चाहता कि तुम उदास यहाँ से जाओ। शाह ने ये कहते हुए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा रेस ने खोला। शाह को देखकर उसे कुछ अजीब लगा। इतना बड़ा शख्स उसके घर में क्या कर रहा था, जबकि पास खड़ी प्यारी सी लड़की की सिर्फ तस्वीर देखी थी उसने अभी तक, लेकिन उसे देखते हुए फौरन पहचान चुका था कि ये गनवा की बहन आबान है। आओ आबान, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, गनवा अंदर ही है। उन्हें अंदर आने का रास्ता देकर गनवा को बताने चला गया। गनवा यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो, बाहर आबान आई है तुमसे मिलने। रेस ने आते ही उसे झटका दिया। गनवा पहले तो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। रेस की बात सच थी। अबान और शाह वाइट सोफे पर बैठे थे। अबान गनवा को देखते ही फौरन भागकर उसके पास आई और गनवा ने बाहें खोलकर उसे अपने सीने से लगा लिया, जबकि उसके सीने से लगाकर अबान रोने लगी।
आखिर इतने दिनों के बाद अपनी बहन से मिली थी। गनवा की आंखों में आंसू भी आ गए। सुनो, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ, वहां बैठकर तुम दोनों बातें करो। तब तक मैं इसने शाह की तरफ इशारा किया। उसका इशारा समझकर गनवा को गुस्सा आने लगा। वो इस शख्स की मेहमान नवाजी करना चाह रहा था जिसने उसकी बहन और उसके बाप को बर्बाद कर दिया, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोली। उसे इस वक्त अबान से मिलने की खुशी थी। ये ना हो कि शाह को कुछ कहने पर अबान उससे दूर ना हो जाए। वो अबान को लेकर अम्मा के कमरे में आ गई। अबान, मुझसे मिलो, ये है अम्मा, रेस मामा है। अब दोनों बातें करे, तब तक मैं इसके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। अम्मा अबान से बातों में लग गई। रेस शाह के पास आकर बैठा। शाह का फिलहाल किसी से भी बात करने का मूड ना था। उसने उसको बस इतना ही बताया कि उसे थोड़ी देर में निकल रहा है। आप लोग वापस जा रहे हैं? मेरा मतलब है अबान भी आप लोगों के पास साथ जाएगी? शाह ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। रेस से उससे इतना नॉर्मली बात कैसे कर रहा था, जबकि रेस 2-3 बार उसके ऑफिस में आया था, लेकिन शाह ने उससे मिलने से इनकार कर दिया था। इससे पहले शाह ने सिर्फ एक बार रेस को फोन किया था। इसके अलावा आज तक इन दोनों में कोई बात ना हुई थी। हाँ, मेरी भी ये बीवी है, ऑफ कोर्स मेरे साथ ही जाएगी, शाह ने रूखे अंदाज में कहा। देखिए शाह, लाला ने जो कुछ किया वो उसके लिए शर्मिंदा है। मैं मानता हूँ ये सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने दिल में थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें। इसमें अबान और गन्वा की कोई गलती नहीं है। प्लीज अबान को सजा ना दे। शाह ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तो क्या ये सब कुछ जानता है? क्या लाला ने इसे सब कुछ बता दिया है? जी, मुझे ये सब कुछ लाला ने बताया है, रेस ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। हाँ हाँ हाँ, यानी कि तुम लाला के लाडले दामाद। उसने अपने काले चिट्ठे तक तुम्हें बता रखे हैं। अच्छी बात है। सब कुछ जानने के बाद भी रेस का लाला की सिफारिश करना शाह को अच्छा न लगा था। वो एक जलील इंसान है। रेस, मेरी तुमसे या गनवा से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर मेरी गनवा से कोई दुश्मनी होती तो मैं उसके निकाह में तुम्हें फोन करके ये ना कहता कि तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। मुझे लाला से जुड़ी हर बात पता है। हाँ, मैं तुम लोगों पर नजर रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम गनवा को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो। अगर मेरे दिमाग में गनवा के साथ कुछ गलत करने का इरादा होता तो मैं उसके निकाह में तुम्हें नहीं भेजता। मैं जानता था कि तुम उस बुरे वक्त में उसका साथ दोगे, और मुझे ये भी पता था कि लाला जल्द अज जल्द गनवा के किसी के साथ भी शादी कर देगा। मैं मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ रेस, बस इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत देने की कोशिश की, जिसमें मैं कामयाब रहा हूँ। मैं किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता। हाँ, मैं अबान के साथ जुल्म कर चुका हूँ, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हो वो मेरा पर्सनल मैटर है। अबान के साथ की गई ज्यादती का अजाला मैं जरूर करूंगा। वो मेरी और हमेशा मेरी रहेगी। शाह हर मामले में बदल सकता है, लेकिन अबान के मामले में नहीं। और लाला अब मुझे उससे दूर करना चाहता है, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं आपका एहसान हूँ, आपने मुझे मेरी मोहब्बत दे दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन फिर भी कहूंगा आप अपने दिल में लाला की थोड़ी सी गुंजाइश पैदा करें। अभी शाह उससे बात कर रहा था जब उसका फोन बजा। फोन हमजा का था। हाँ हमजा, हम लोग निकल रहे हैं। तुम लोग एयरपोर्ट पहुंचो, मैं सीधा एयरपोर्ट ही आऊंगा। रेस, अबान को भुला दो, हमें निकलना होगा। तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? यही रुको मेरे पास। अगर तुम कहो तो मैं शाह से बात करती हूँ। नहीं, आप ही शाह ने मुझसे वादा किया कि हम वापस आएंगे। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी आपसे मिलने के लिए। आपको फोन भी किया करूंगी। गनवा को उम्मीद न थी कि अबान शाह के साथ पुरसकून जिंदगी गुजारी है। न जाने उसके बाप ने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा उसकी बहन को मिली थी, लेकिन ये जानकर गनवा को खुशी हुई कि शाह ने अबान के साथ कुछ गलत न किया था। अबान जाते हुए भी बहुत रोई, और फिर शाह अबान को लेकर चला गया। वो सीधे एयरपोर्ट गए थे। अबान सारे रास्ते रोती रही, लेकिन शाह ने उसे चुप कराने की कोशिश न की। वो जानता था कि अपनी बहन से अलग होने की वजह से बहुत उदास है। गाड़ी से निकलते हुए शाह ने किसी को फोन किया। इंस्पेक्टर लाला को छोड़ दो, थोड़ी देर में मेरा वकील आकर उसकी जमानत करवा देगा। मैंने जो उस पर केस किया था वो मैं वापस ले रहा हूँ। अबान ने हैरानगी से शाह की तरफ देखा, जो अपना वादा निभा रहा था। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम लाला को छोड़ दो। पता नहीं इंस्पेक्टर अभी क्या क्या बोल रहा था, लेकिन शाह फोन बंद कर चुका था। चलो जान, हमजा अरादे हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसने अबान की तरफ देखा और फिर हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। अबान पहली बार जहाज में बैठने की वजह से बहुत घबराई हुई थी, जबकि शाह उसकी घबराहट को नोट कर चुका था। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाह, हम जब अगली बार यहाँ आएंगे जहाज में नहीं आएंगे, बाई रोड आएंगे। अबान हल्का समझ में लाई। जान, हम दोबारा यहाँ क्यों आएंगे? मैं हर बार तुम्हें घुमाने मुल्तान तो नहीं लेके आऊंगा। हनीमून पर मैं तुम्हें पेरिस ले जाने का प्लान कर रहा हूँ। पेरिस भी जहाज पे जाएंगे? अबान ने मासूमियत से पूछा। नहीं, तांगे पर, शाह ने शरारत से कहा। क्या सच्ची में? बैठी हुई हूँ तांगे पर, बहुत मजा आता है, अबान ने एक्साइटमेंट में कहा, जिस पर शाह का कहका मैं साख्ता था। प्रिंसेस, पेरिस कोई यहाँ 1-2 घंटे के फासले पर नहीं है, बल्कि एक अलग मुल्क है। ऑफ कोर्स हम जहाज पर जाएंगे। तुमने कभी पेरिस के बारे में नहीं सुना क्या? शाह ने समझाते हुए कहा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्रिकेट टीम में पेरिस की कोई टीम ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? और ना ही मैं किसी बुक में इसका जिक्र है। अबान ने मासूमियत से कहा। तुम क्रिकेट देखती हो? शाह ने मुस्कुरा कर पूछा। एक वक्त था जब शाह क्रिकेट बहुत शौक से देखता था। वो हमजा
कोई भी मैच मिस नहीं करते थे, लेकिन फिर दोनों ही बिजनेस में इस हद तक डूब गए, वापस क्रिकेट देखने का मौका ही ना मिला। हाँ, मैं तो सारे मैच देखती हूँ। उसके बाद अबान शुरू हो गई। उसने क्रिकेट की अलिफ से ये तक सारी हिस्ट्री बता दी, जिसकी वजह से अबान का जो डर था जहाज में बैठने का, वो कम हो गया। ना तो अबान की बातें खत्म होने में आ रही थी और ना ही शाह चाहता था कि वो अपनी बातें खत्म करे, क्योंकि आज अबान ने पहली बार खुलकर शाह से इतनी सारी बातें की थी। शाह बहुत ही दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहा था। जो कुछ वो जानता था उस पर भी इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसके इस तरह से रिएक्ट करने पर अबान और एक्साइटेड होकर बताने लगी। शाह का दिल चाहा कि ये सफर कभी खत्म ना हो, उसकी प्रिंसेस ऐसे उससे बातें करती रहे। शाह, कन्वा आपी से वादा किया है कि मैं वापस आऊंगी, हम पेरिस से वापस आएंगे तो वापस मुल्तान आएंगे आप से मिलने के लिए। बात करते करते अबान एक सेकंड को रोककर उसके चेहरे पर देखने लगी, जहां कोई खराब तासुरात नजर न आए। हम वापस आएंगे ना शाह? अबान ने मासूमियत से पूछा। हाँ जरूर आएंगे। तुम ये छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? उसे खामोश पाकर शाह ने एक बार फिर से बातों में लगाना चाहा, जिस पर अबान मैडम तो फैल ही गई। एक बार फिर से शुरू हो गई। गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी थी। हवेली के सभी नौकर बाहर खड़े शाह के आने का इंतजार कर रहे थे, खास करके राहत बाबा और अख्तर। उसने अख्तर को फोन पर बताया था कि वो शादी करके आ रहा है, उसके साथ उस घर की मालकिन भी होगी, जिसके लिए स्पेशली इंतजाम किए जाए। शाह के हुक्म के ऐन मुताबिक हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवेली से अंदर जाने के रास्ते फूल ही फूल थे। अबान गाड़ी से बाहर निकलकर घर देखने लगी। ये इतना बड़ा घर है, हम यहाँ रहेंगे? अबान ने राधा से पूछा। हम नहीं, तुम और शाह भाई यहाँ रहोगे। हमारा घर यहाँ से कुछ फासले पर है, लेकिन तुम्हें वहां भी आते रहना होगा, राधे ने उसे मोहब्बत से पिचकारते हुए कहा। उसे बातों में लगे देखकर शाह बेसाख्ता मुस्कुराया। फ्लाइट में भी वो एक सेकंड को चुप न हुई और फिर बोलते बोलते थककर वहीं सो गई। शाह ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और सजे हुए रास्ते पर उसे हवेली के अंदर ले जाने लगा। अबान भी मजे से अंदर जाने लगी। आखिर उसे भी तो अंदर से ये हवेली देखनी थी जो बाहर से ही अपनी मिसाल आप है। इस घर को घूमते घूमते तो मुझे पूरा महीना लग जाएगा, उसने राधा के कान में सरगोशी की, जिसे शाह ने पासानी सुन लिया। तुम्हारा ही घर है, जहां तुम एक महीना लगाओ ये साल कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े घर में मैं और कौन कौन रहता है? इस बार सवाल शाह से पूछा गया। मैं और मेरी प्रिंसेस। शाह ने उसकी छोटी सी नाक को छूते हुए कहा। हाँ, सिर्फ हम और कोई नहीं, अबान ने मुंह खोलकर कहा, जबकि शाह उसके हम कहने पर खुश हो गया। हाँ मेरी जान, सिर्फ मैं और तुम। बाकी ये कुछ नौकर हैं जो शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं और कुछ यही सर्वर क्वार्टर्स में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी, राहत बाबा ने अबान को सलाम किया, जिस पर अबान ने फौरन आगे बढ़कर अपने सर उनके सामने झुकाया। राहत बाबा ने घबराकर शाह की तरफ देखा, जबकि वो मुस्कुरा रहा था तो बाबा ने सुकून का सांस लेते हुए कपकपाते हाथों से उसके सर पर अपना हाथ फेरा। अब तुम अपने कमरे में चलकर आराम करो, फिर 2 दिन बाद हमारा वलीमा है, उसकी भी तैयारी करनी है। वलीमा? अबान ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। हाँ मेरी जान, अब शादी हुई है तो वलीमा भी तो होगा, और वैसे भी शहर के सभी लोग तुम्हारे शौहर को जानते हैं। आराध्या से कमरे में ले जाओ। अपनी बात खत्म करके उसने आराध्या से कहा, लेकिन मुझे पहले ये घर देखना है, बाद में आराम करना है। बान जल्दी से बोली, कहीं आराध्या उसे अपने साथ ले ही न जाए। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज पर उसकी चीखें निकल गई। उसने जल्दी से शाह की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में पकड़ लिया। शाह, ये कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। शाह की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में लिए वो उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। जान, घबराने की जरूरत नहीं है, वो मेरे कुत्ते हैं और बाहर हैं, वो बाहर बंधे हुए हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। शाह ने उसे घबराते हुए देखकर समझाना चाहा। नहीं नहीं शाह, आप मुझे मत रखें, ये कुत्ते बहुत बुरे होते हैं, काट लेते हैं। जब मैं छोटी थी तो गली का कुत्ता मेरे पीछे भागता था मुझे काटने के लिए, पर मैं बहुत तेज भागती थी तो वो मुझे पकड़ नहीं पाया, वरना मुझे काट लेता। अबान अब भी इसी हालत में खड़ी उसे सब कुछ बता रही थी, जैसे वो उसका कोई बहुत हमदर्द हो, जबकि उसकी बातें सुनकर शाह सिवाय मुस्कुराने के वो कुछ नहीं कर पा रहा था। नहीं अबान, मेरे डॉग्स इस कुत्ते से अलग हैं, ये मेरी बात समझते और मानते भी हैं। आओ चलो, मैं तुम्हें इनसे मिलवाने चलता हूँ। वो उसका हाथ जबरदस्ती पकड़े हवेली से बाहर ले जा रहा था, जबकि अबान मुसलसल मजामत कर रही थी। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप अकेले जाएं, वो मुझे काट लेंगे। मुसलसल मजामत कर रही थी, लेकिन शाह उसे घसीटते हुए बाहर ले जा रहा था। मुझे आराम करने, आपने कहा था ना, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करने, प्लीज छोड़े मुझे। अबान ने पूरा जोर लगाते हुए उसके हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम। हाँ तुम आराम कर लो, हम शाम को मिलेंगे डॉग से। शाह ने अचानक उसकी बात मान ली, जैसे शाह का मकसद इसे आराम करने के लिए भेजना था। उसके हाथ छूटते ही अबान ने वापस अंदर की तरफ दौड़ लगाई और आराध्या के पीछे जाकर छुपी। आराध्या, आप भी मुझे मेरे कमरे में लेकर जाए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें तो पहले घर देखना था ना,
राधिया ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, बाद में देख लूंगी। घर घर कौन सा कहीं भागा जा रहा है, पहले आराम करना जरूरी है। उसकी बात सुनकर हमजा कहका लगाता हवेली से बाहर शाह की तरफ चला गया, जहां वो अपने कुत्तों की पीठ सहला रहा था। फोन कब से बज रहा था, लेकिन नगीन ना तो फोन उठा रही थी और ना ही किसी को उठाने दे रही थी। खुद बैठी रोई जा रही थी। अहमद ने उसे कल आने का वादा किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। वो उससे शदीद नाराज थी और वो बात ना करने का इरादा भी कर चुकी थी, लेकिन फोन ताकि खामोश होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर तंग आकर आमना ने फोन उठा लिया, लेकिन फोन पर सुनने वाली खबर ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेजर अहमद की शहादत की खबर नगीन की जिंदगी हिलाने के लिए काफी थी। ये खबर सुनते ही नगीन बेजान कदमों से फोन की तरफ बढ़ी और वहीं जमीन पर ढेर हो गई। उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। आमना को लगा कि जैसे उसका वजूद बेजान हो चुका है, लेकिन फिर कुछ देर बाद नगीन की चीखों से पूरा घर गूंज उठा। आमना से उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। नगीन की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। आमना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर अभी भी ऐसे हॉस्पिटल लेकर जाती नगीन को, तो यकीनन रास्ते में ही नगीन दम तोड़ सकती थी। एक ही तो रिश्ता था उसके पास, वो उसका रिस्क नहीं ले सकती थी। उसने मोहल्ले की औरतों को जमा किया और घर में ही नगीन ने एक बच्ची को जन्म दिया। एक ऐसी बच्ची जो दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो चुकी थी। रेस वलीमे के सारे इंतजाम कर चुका था, लेकिन न जाने क्यों गनवा उसे मुंह नहीं लगा रही थी। और तो सब कुछ ठीक था। ये शादी गनवा की मर्जी से नहीं होती, लेकिन वो इस हद तक उसे इग्नोर कर रही थी। अभी कुछ देर पहले उसने गनवा को कहा था कि तैयार हो जाए, वो उसके बाबा से मिलवाने ले जाएगा, तब भी वो जवाब में कुछ ना बोली। रेस वापस आया तो गनवा बिल्कुल तैयार खड़ी थी। चलो बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूं। उसने सोचा था कि उसके बारे में वो वापसी पर गनवा से बात करेगा। कुछ ही देर में गनवा बाहर आ गई। गाड़ी में भी उसने रेस से कोई बात करने की कोशिश ना की। रेस कोशिश कर रहा था, लेकिन गनवा थी जो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे रही थी। फिर रेस ने सोचा कि हो सकता है वो अपने बाबा की वजह से परेशान हो, शायद अबान के जाने की वजह से। थाने में ये बात पता चली कि लाला की जमानत हो चुकी है, बाबा की जमानत हो चुकी है। उन्होंने हमें नहीं बताया। चले घर चलते हैं, हो सकता है बाबा घर गए हों। आज सारे दिन में गनवा ने उससे बस यही बात की थी, लेकिन घर पहुंचकर भी उन्हें मायूसी हुई क्योंकि लाला वहां पर भी नहीं था। आखिर बाबा कहाँ चले गए, हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो इस तरह से कैसे जा सकते हैं मुझे बताए बगैर। न जाने क्या सोच आते। गनवा रोने लगी। रेस को भी वो कभी भी इतनी कमजोर नहीं लगी थी। उसे इस तरह से रोते देखकर रेस के दिल को कुछ होने लगा। चलो घर चलते हैं गनवा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक होंगे और इंशाल्लाह वापस आते हैं हमसे राब्ता करेंगे। वो उसे बहलाकर घर वापस ले आया था, लेकिन घर आने के बाद भी गनवा यही सोचती रही और फिर शाम होते ही एक बार फिर से अम्मा के कमरे में आकर सोने लगी। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने कमरे में सोना, तुम्हारा शोहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अम्मा ने उसे समझाना चाहा। नहीं अम्मा, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ, क्या आप मुझे यहाँ नहीं सोने देंगी। गनवा के चेहरे की उदासी देखकर अम्मा ने उसे अपने पास सोने दिया, जबकि दूसरी तरफ रेस सारी रात करवटें बदलता रहा। रिमशा के पैदा होने के बाद नगीन तो जैसे होश ही खो बैठी थी। वो न किसी से बात करती थी और न ही किसी से कुछ कहती, सिर्फ शाह को अपने सीने से लगाए रोती रहती। उसने तो अपनी बेटी को भी ठीक से ना देखा था। वो ना आमना से बात कर रही थी और ना ही मुलाजमा से, लेकिन अहमद की मौत के चौथे दिन जब शाह उसके करीब गया तो वो उसे गले लगकर फूट फूट कर रोती। अहमद की शहादत को 1 महीना हो चुका था, लेकिन उनका गम अब भी ताज़ा था। एक अहमद का गम और दूसरा नगीन की तबीयत जो दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वो 3 दिन तक खाना नहीं खाती थी। जब आमना की बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो उसे डांट कर या फिर हम अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर कुछ खाने की मिन्नत करती, जबकि शाह हर वक्त रिमशा के सर पर सवार रहता। नाम तो उसे शाह ने दिया था। ये नाम उसके स्कूल की 1 क्लास की एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची का था। जो शाह को अच्छा लगता था, सो ये नाम उसने अपनी प्यारी सी गुड़िया को दे दिया। वो उसका ख्याल रखता, हमेशा उसे उठाए कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ घूमता रहता। जब वो रोती उसे किसी माँ की तरह अपने गले लगाए चुप कराता। शाह और अबान को उनकी हवेली छोड़कर हमसा राधिया के साथ अपने घर चलाया। सफर की वजह से वो लोग काफी थक गए थे, जबकि खाना वो शाह के घर से खा कर आए थे। राधिया तो आते ही सोने के लिए लेट गई। उस वक्त उसके ज़हन में निगाह बेगम का ख्याल बिल्कुल भी नहीं था। रात तकरीबन 12:30 बजे उसका फोन बजा। राधिया तो सो रही थी, लेकिन हमजा भी अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। उसका फोन बजते देखकर उसे थोड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि राधिया के फोन पर सिवाय उसके ये शाह के और किसी का फोन नहीं आ सकता था, और ये अनजान नंबर। उसने सोचते हुए फोन उठा लिया, लेकिन 2-4 बार हेलो करने के बाद भी कोई जवाब ना आया तो उसने फोन बंद कर दिया। अभी फोन रखे हुए थोड़ी देर हुई थी कि फिर से बजने लगा। हमजा ने फोन उठाया तो एक बार फिर से अनजान नंबर, हो सकता है कोई रॉन्ग नंबर हो। फोन के बजने पर आराध्या की आंख खुल चुकी थी। क्या हुआ हमजा, किसका फोन आ रहा है? आराध्या ने सोई जागी कैफियत में पूछा। पता नहीं, शायद कोई रॉन्ग नंबर। उसने आराध्या की तरफ फोन दिया तो आराध्या ने फोन अटेंड करके अपने कान से लगाया। हेलो, खूब आई रिमशा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? निगाह बेगम की शातराना आवाज गूंजी, जिसे सुनते हुए आराध्या के कान भी सुन हो चुके थे। कोई बोला? हमजा ने उसे देखते हुए पूछा।
रॉन्ग नंबर है। शायद उसने कपकपाते हुए हाथों से फोन बंद करके रख दिया। अरे बंद क्यों कर दिया? हमजा ने घबराते देखकर उससे पूछा। मैंने सोचा ऐसे ही सारी रात तंग करेगा, पता नहीं कौन है। राधिया ने माथे से पसीना साफ करते हुए बहाना बनाया। अच्छा हुआ तुमने फोन बंद कर दिया, क्योंकि अब तुम्हें कोई और तंग करे या ना करे, लेकिन मैं जरूर करूंगा। उसके करीब आते ही उसे अपनी बाहों में लिया। हमजा ये आप क्या कर रहे हैं? राधिया, आज मैं तुम्हें बहुत तंग करना चाहता हूँ। उसे मजीद अपने करीब करते हुए उसके चेहरे पर झुका और फिर झुकते झुकते उसे सारी तरफ यादों और डर से बाहर निकाल लाया। उसकी बाहों में अपने थोड़ी देर पहले की फोन कॉल को फरामोश कर चुकी थी। उसे यकीन था कि हमजा हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देगा। अबान की आंख खुली तो शाह उसके बिल्कुल करीब सो रहा था। उसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे, जबकि घनी पलकों से उसकी पूरी आंखें छुपी हुई थी। उसने आज तक किसी मर्द की इतनी घनी पलकें नहीं देखी थी। जरा जरा सी दाढ़ी से मजीद खूबसूरत बना रही थी। बेशक उसका शुमार हसीन तरीन मर्दों में होता था। उसके चेहरे को देखते देखते अबान को न जाने कितना वक्त हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें उसके चेहरे से हटने से इनकारी थी। शायद नींद में जरा सा कसमसाया, शायद उसकी नजरों की तपश से। उसके हिलने से अबान ने घबरा कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़े जाने का डर हो। जबकि कमरे में सिर्फ जीरो लाइट बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी शायद ही कोई चोरी करते हुए भी पकड़ा जा सके। लेकिन अपने करीब, बहुत करीब, शाह के चेहरे के सभी नकुश अपने दिल में बसा रही थी। इस शख्स ने उसके साथ कितना गलत किया था। उसे उसी नजर से मिल उसके उसे उसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। उसके बाप को जलील किया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उस शख्स से नफरत नहीं कर पाई। शायद शाम को जल्दी सो जाने की वजह से इतनी रात को उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी की तरफ देखा जो अभी सिर्फ 3:30 बजा रही थी। सुबह होने में भी वक्त था। उसने दोबारा सोने की नाकाम कोशिश की। फिर कुछ सोचते हुए आहिस्ता से अपने आप को शाह की ग्रिप से आजाद किया और दुपट्टा लेकर कमरे से बाहर निकल आई। उसका इरादा हवेली देखना था। अभी उसने पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था जब बाहर कुत्तों के तेज भौंकने की आवाजें शुरू हो गई। उसका नन्हा सा दिल कांप के बाहर आने को था जब उसने जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ लगाई और अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक करके ही सांस ली। और जब वो जिन कदमों से बेड से उठकर बाहर गई थी, उन्हीं कदमों से वापस आकर बेड पर लेटी और शाह का हाथ पकड़ के एक बार फिर से अपने ऊपर रख लिया और फिर अपने पुराने काम में मसरूफ होकर शाह को देखने लगी। इस कमरे में कुत्तों के भौंकने की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, जबकि कमरे से बाहर कुत्ते ऐसे भौंक रहे थे जैसे बिल्कुल साथ खड़े हों। उसने कुत्तों से ध्यान हटाकर एक बार फिर से शाह की तरफ देखा और फिर देखती ही रही। आज उसका इरादा शाह के चेहरे का मुआयना करने का था। उसने मगरूर नाक पर अपनी छोटी उंगली रखनी चाहिए, फिर इरादा तर्क कर दिया। फिर अपने बालों से एक क्लिप निकाल कर उसके चेहरे के करीब लेकर गई, लेकिन वो सोता हुआ इतना प्यारा लग रहा था कि उसको दिल तंग करने का दिल ही नहीं किया। जागते हुए इतने खतरनाक, सोते हुए बिल्कुल किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह लगते हैं। अबान अपनी ही सोच पर मुस्कुराई। प्लीज मुझे इस तरह से देखना बंद करो, तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हो रही है। वो बंद आंखों से बोला। हाय अल्लाह, ये जाग रहे हैं। उसे जागते पाकर अबान घबराई और फौरन करवट लेकर आंखें जोर से बंद कर दी। जब शाह ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। तुम्हारी जगह यहाँ है, मेरे पास बिल्कुल करीब। उसके कान में सरगोशी करते उसके बालों में मुंह छुपाते शाह ने एक बार फिर से नींद की वादी में चला गया। लाला इस वक्त मुल्तान से कराची की ट्रेन में बैठा था। उसे किसी भी तरह कराची पहुंचना था। उसकी जिंदगी का सफर वहीं से शुरू हुआ था। वहीं पर पहली बार वो शाह साईं से मिला था और फिर उनका यकीन जीतकर उनका सबसे खास आदमी बन चुका था। और फिर उसके हाथों वो गुनाह हुआ जिसके लिए वो आज भी पछता रहा था। उसे अपनी बेटी से मिलना था। वो जेल से निकलते ही सबसे पहले शाह के ऑफिस गया था। वहां से पता चला कि वो लोग कराची जा चुके हैं। वो अब उनके पीछे कराची जा रहा था ताकि वो इस दरिंदे से अपनी बेटी को बचा पाए। आज उनका वलीमा था। रेज अपनी पसंद से उसके लिए ड्रेस लेकर आया था जो कि बहुत खूबसूरत था। रेज बाबा के बारे में कुछ पता चला? जैसे वो कमरे में आया, गनमा ने उससे पूछने लगी। नहीं गनमा, मुझे उनके बारे में नहीं पता, शायद वो वहाँ गए हों। रेज ज़ेरे रब बड़बड़ाया। कहाँ? गनमा ने पूछा। कहीं नहीं रेज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए कि बाबा कहाँ हैं। रेज उससे लाला की हकीकत नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसका रोना धोना, परेशान होना, ये सब उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन रहा था। वरना मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि उसके बाद तुम अपने बाबा से नफरत नहीं करोगी। रेस ने तहम्मुल से बात करते हुए कहा। क्या मतलब है आपका रेस? मैं क्यों अपने बाबा से नफरत करूंगी? ऐसा क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? अब गनमा को उस पर गुस्सा आने लगा जब रेस ने उससे आहिस्ता आहिस्ता उससे लाला की हकीकत बताना शुरू की। ट्रेन में बैठा लाला अपनी 20 साल पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था, जब वो सिर्फ एक कठपुतली था जो शाह साईं के इशारे पर चलता था। साईं जो कहते उसे पत्थर पर लकीर मारकर
حیات لالا وہ کر دیتا۔ اسی کے حکم پر اس دن آمنہ کو مارنے اور شاہزر کو حویلی لانے گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 آدمی آصف اور سلمان تھے۔ ان کا مقصد آمنہ کو راستے سے ہٹا کر شہریز کو ہمیشہ کے لیے حویلی لانا تھا۔ ان کے لیے آمنہ کو مارنا کوئی بہت مشکل نہ تھا۔ وہ ایک کمزور سی عورت، ان کا ارادہ آمنہ سے بات کرنے کا تھا۔ اگر وہ شرافت سے شاہ کو شاہ سائیں کے حوالے کر دیتی تو اسے زندہ چھوڑ دیں گے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کی موت یقینی تھی، کیونکہ یہ شاہ سائیں کا حکم تھا اور حیات لالا شاہ سائیں کا حکم پورا کیے بغیر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ رک جاؤ شاہزر، وہ بھی چھوٹی ہے، اس طرح بھاگنے سے خود بھی گرو گے اور رمشا کو بھی گرا دو گے۔ آمنہ کب سے شاہ کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جو کبھی یہاں تو کبھی وہاں رمشا کو اٹھائے بھاگے جا رہا تھا۔ نہیں ماما، میں اپنی ڈول کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے نہیں گراؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے پھر سے بھاگا اور سیدھا نگین والے کمرے میں آ گیا۔ دیکھیں آنی، میں نے رمشا کو نہیں گرایا، ماما کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ شاہ نے نگین سے شکایت لگائی۔ کیا ہو گیا آمنہ آپی، آپ ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا میرا شہزادہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے رمشا کا خیال رکھ سکتا ہے۔ نگین نے آمنہ سے کہتے ہوئے شاہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ اگر ایسی بات ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے میرے شاہ کو ہی دے دو نا، آمنہ نے مسکرا کر کہا۔ تم؟ نگین بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس کی بات کو سمجھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ کیوں نہیں آمنہ آپی، یہ تو میری بچی کی خوش نصیبی ہے۔ کیوں شاہ، کرو گے نا اپنی ڈول سے شادی؟ آمنہ نے اپنے ساتھ لگے شاہ سے پوچھا۔ نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا، اور ویسے بھی یہ تو میری ڈول ہے، میری دوست ہے، میں اسے اپنے ساتھ سکول لے کر جاؤں گا۔ آنی، آپ اسے میرے ساتھ سکول بھیج دینا۔ اپنی بات مکمل کر کے شاہزر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار مسکرا دی۔ ابھی یہ صرف کچھ دنوں کی ہے، اتنی جلدی اسکول نہیں جا سکتی، اسے خود اپنے پیروں پر چلنے دو، پھر جائے گی یہ تمہارے ساتھ اسکول، آمنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ بات تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اس وقت اس کے ذہن میں شادی کا خیال ڈالنا صرف ایک بے وقوفی ہے۔ اگر نہیں چل سکتی تو کیا ہوا، میں اسے اٹھا کر لے جایا کروں گا، شاہ نے لاجک دیا، جس پر آمنہ اور نگین ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس وقت تک وہ سب سو جایا کرتے تھے، لیکن کل شاہزر کو اسکول سے چھٹی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ارادہ اس ساری رات اپنی ڈول سے کھیلنے کا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے اس وقت کون آ سکتا ہے، آمنہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کے دیکھا، شاہ سائیں کا سب سے خاص آدمی حیات لالا دروازے پر کھڑا ہے، اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی ہیں۔ آپ لوگ یہاں؟ انہیں دیکھ کر آمنہ نے حیرت سے کہا، شاہ سائیں کا حکم ہے کہ شاہزر کو لے کر آؤ، اب اسے وہ حویلی میں رہے گا، تمہارے ساتھ نہیں۔ اگر تم اسے سیدھے طریقے سے ہمارے حوالے کر دے رہی ہو تو فائدے میں رہوگی، ورنہ ہمیں تمہیں راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ حیات لالا نے بنا تمہید باندھے بات شروع کی۔ نہیں، میں اپنے شاہ کو کسی کو نہیں دوں گی، وہ میرا ہے اور میرے پاس رہے گا۔ لالا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو آمنہ نے جلدی سے کہہ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ حیات لالا نے دروازے کے بیچ میں اپنا پاؤں ڈال کر اسے دھکا دیا، دروازہ پورا کھل چکا تھا۔ جاؤ بچے کو اٹھا لاؤ، اس نے آمنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی سلمان جلدی سے آگے بڑھا اور نگین والے کمرے کی طرف چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی، لیکن دروازے پر ہی سلمان رک گیا، اس کا سنجیدہ چہرہ مسکراہٹ میں بدل چکا تھا۔ سلمان جلدی کرو، وہاں کھڑے مسکرا کیوں رہے ہو؟ حیات لالا دھاڑا۔ لالا یہاں کر دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ سلمان کی غلیظ نظریں نگین کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لالا غصے سے بولا۔ ارے لالا دیکھو تو، کسی شہزادی سے کم نہیں ہے، سلمان گھٹیا لوفرانہ انداز میں بولا۔ لالا غصے سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور نگین کو دیکھ کر جیسے اپنی سدھ ہی کھو بیٹھا، آج اس کی حوث سر چڑھ کر بولی۔ ایک تو یہاں آنے سے پہلے ان تینوں نے اچھا خاصا نشہ کر رکھا تھا، کیا خیال ہے لالا؟ سلمان نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ خیال تو اچھا ہے، لالا نے کہکا لگا کر کہا۔ اس کی بات سن کر آمنہ اس کی طرف بڑھی اور گربان کھینچ کر اسے باہر نکالنے لگی۔ نکل جاؤ گھٹیا آدمی، یہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، خبردار جو تم نے میرے بیٹے اور میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ آمنہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی۔ ہاں، ہمت دیکھ اپنی اور باتیں دیکھ، بس ایک گولی کی مار ہے تو، لالا نے اپنی جیب سے ریوالور نکال کے اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ لیکن آمنہ نے اس کی دھمکی سے ڈرنے کی بجائے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننا چاہا، لیکن اگلے لمحے گولی چلی جو سیدھی آمنہ کے بازو کو چھلنی کر گئی۔ آمنہ درد سے تڑپ اٹھی، شاہ بھاگ کر اس کے قریب آیا۔ ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماما تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو مارنے کی؟ شاہ توڑ کر لالا کی طرف آیا اور اس کے پیٹ پر اپنا نازک ہاتھ سے مکے مارنے لگا۔ جب لالا نے اس کی گردن سے پکڑ کر دور پٹکا، پکڑو اسے سلمان اور آصف، تم اس عورت اور اسے سنبھالو، تب تک میں اسے سنبھالتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے لالا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لالا خود تو اندر مزے مارنے جا رہا ہے اور ہمیں ان دونوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ تو زیادتی ہے نا، آصف بولا۔ میرے پاس تم دونوں کی باری، آج کی رات تو یہ ہماری ہی ہے نا، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کل تمہاری بھی اولاد ہوگی، تمہاری بیٹی ہوگی، کیا اس کا درد بھی، اس کی تکلیف بھی سہ پاؤ گے؟ آج کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرے ہو، کل یہی تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ آمنہ نے چلاتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن لالا نے اپنے بوٹ والا پیر اس کے منہ پر رکھا۔
संभाल इसे, ये मेरा मूड खराब कर रही है, सलमान की तरफ इशारा करते हुए धाड़ा। जबकि नगीन ने जितना जल्दी हो सके अंदर से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम थी। लाला ने एक झटके से दरवाजा खोला और अगले सेकंड दरवाजा बंद कर दिया। नगीन की चीखों की आवाज सारी रात गूंजती रही, लेकिन उसे बचाने कोई ना आया। सारी रात आमना वहीं दर से तड़पती रही। शाह ने हर मुमकिन कोशिश की अपने आप को छुड़वाने की, लेकिन एक 10 साल का बच्चा एक 32 साल के आदमी का मुकाबला नहीं कर पाया। वो सब बारी बारी उसकी आने को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते रहे। जब रिमशा सारी रात रोती रही, शायद उस एक माँ की बच्ची को भी अपनी माँ की तकलीफ का एहसास था, लेकिन ना तो उन दरिंदों को उसकी तकलीफ का एहसास था और ना ही खौफे खुदा। नगीन की बेजान वजूद को फेंक कर बाहर निकल आए। अपनी हवस पूरी करके वो शाह को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। यार, अगर सुबह यहाँ इनकी लाश मिली तो बड़ा मसला बन जाएगा, आसिफ बोला। लेकिन ये तो जिंदा है, सलमान ने याद दिलाया। अंदर वाली तो किसी को कुछ नहीं बताएगी, लाला ने कहका लगाया। हाँ, लेकिन इसका क्या करें, आसिफ ने आमना की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसका तो मैं करूंगा, लाला ने आमना का सर के बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर अपनी गाड़ी में डाला। इस सपूले को भी साथ लेकर आओ, लाला ने शाह को लाने का कहा। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा तुम लोगों के साथ। रिमशाह ने मुझे बचा ले, मामा उठे कहाँ लेकर जा रहे हैं तुम मामा को, शाह ने चिल्लाते हुए आसिफ को एक बार फिर से मारना शुरू कर दिया। जब उसने शाह को बालों से बेदर्दी से पकड़कर गाड़ी में फेंका, गाड़ी एक वीरान जगह पर आके रुकी। यहाँ पर दूर दूर तक कोई ना था और किसी के आने की कोई उम्मीद भी ना थी। अगर यहाँ से किसी को आमना की लाश मिलती तो यकीनन किसी को पता नहीं चलेगा कि आमना को किसने मारा, लेकिन उनका इरादा आमना की पहचान खत्म करने का था। लाला ने गाड़ी से पेट्रोल निकाला और आमना के वजूद पर फेंकना शुरू कर दिया। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, कुछ तो खुदा का खौफ करो, क्यों अपनी इंसानियत मिटाए बैठे हो, आमना दर्द से तड़पते हुए बोली। छोड़ो मेरी मामा को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागकर आमना की तरफ आया। जब सलमान ने उसे बालों से पकड़कर पीछे की तरफ घसीटा, फिर लाला ने अपनी जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली, माचिस की एक तीली जलाई। पहले उस तीली से अपने होंठों में तभी सिगरेट जलाई, फिर वही जलती हुई आमना की तरफ फेंकी। जैसे जैसे आमना का वजूद जलना शुरू हुआ, चीखो पुकार शुरू हो गई। आमना दर्द से चीखती रही, लेकिन वहां खड़े 3 वजूद कहके लगाने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे थे। शाह भागकर अपनी मां की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाला ने उसे सख्ती से पकड़ रखा था। शाह ने झटके से अपना आप छुड़ाया और जमीन से पत्थर उठाकर सलमान की तरफ फेंका। अगले ही लम्हे सलमान ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और शाह के सीने के बीच गोली चला दी। कमीना कब से दिमाग खराब किया जा रहा था, सलमान गुस्से से धारते हुए बोला। दिमाग खराब हो गया तेरा, ये तूने क्या किया है? शाह साई के पोते को मार डाला, हम यहाँ इसे ही तो लेने आए थे। अब शाह साई हमें नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे हमें, लाला गुस्से और परेशानी से बोला। शाह साई कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे हमें, लाला ने आगे बढ़कर शाह को देखते हुए कहा, जिसकी सांसें नहीं चढ़ रही थी। यार ये तो मर चुका है, लाला का सारा नशा धुआं हो चुका था, अब क्या करें? आसिफ भी परेशानी से बोला। हम तीनों भाग जाते हैं और क्या, सलमान ने कहा। सुबह की पहली गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं, ऐसी जगह पर जहाँ शाह सही हमें ढूंढ ना पाए, और बेहतर होगा कि हम आगे पीछे रहें। मेरा मतलब है अलग अलग जगह पर रहें, वरना अगर शाह साई को पता चल गया कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। बेवकूफ आदमी, कहीं पर भी जाने से पहले हमारे पास पैसा होना चाहिए और हमारे पास एक फूटी कोड़ी नहीं है, लाला गुस्से से धारते हुए बोला। हमारे पास पैसे नहीं है, पर तुम लोगों को किसने कहा कि हमारे पास बहुत से पैसे हैं? तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुबह 6 बजे तुम लोग मुझे मिलो, पैसे मैं तुम लोगों को दे दूंगा। लेकिन कहाँ से, तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लाला ने पूछा। मैंने कहा ना, तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसे तुम लोगों को सुबह मिल जाएंगे। 6 बजे वक्त पर रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। दोनों लाशों को वहीं छोड़कर वो दोनों शाह साई से दूर भागने के बारे में सोचते हुए वहां से चले गए। सलमान ने उसे मुकम्मल उम्मीद दिलवाई थी कि वो उनके लिए पैसे लेकर आएगा, जिसके बाद वो लोग यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। मसले का हल मिलते ही लाला पुरसकून से होकर घर वापस आया और सोने की नीयत से लेट गया। अभी उसकी आंख लगे थोड़ी देर हुई थी जब ख्वाब में एक मासूम सा छोटा सा बच्चा पलक पलक कर रो रहा था। शायद उसे भूख लगी थी। लाला उसके करीब गया, उसे अपनी बाहों में उठाकर चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी बाहों में आकर वो बच्चा और भी बुरे तरीके से रोने लगा। उस बच्चे के रोने से उसे वहशत होने लगी। पागलों की तरह उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, खुदा के लिए तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। वो बेचैन हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, खुदा के लिए तुम रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से मेरा दिल बेचैन हो रहा है। अचानक लाला की आंख खुली, वो उठकर बैठ गया। करीब मस्जिद में अजानों की आवाज आ रही थी। ये कैसा अजीब ख्वाब था। लाला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसे कहीं चैन न आया। तोड़कर उठा और किचन में आकर कूलर से गिलास पानी निकाल कर पीने लगा, लेकिन ये बेचैनी खत्म न हुई। उसकी उलझन कम होने में नहीं आ रही थी। आखिर मुझे हुआ क्या है? वो 15 मिनट बेचैनी से टहलता रहा, फिर उठकर करीबी मस्जिद में चला गया। वो नमाज पढ़कर वहां के मौलवी को अपने ख्वाब सुनाने लगा। तुम खता की है कि अल्लाह तुम्हें इतना बेचैन रखा है? तुम कुछ तो कर आए हुआ है, कोई ऐसी गलती की है जिससे अल्लाह तुमसे नाराज है? बताओ, मुझे हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं।
लाला की बेचैनी हद से स्वार थी। उसे किसी भी तरह इसका हल चाहिए था। मजबूर होकर उसने बता ही दिया। कल रात नस से तंग आकर उसने एक औरत के साथ ज्यादती किया, लेकिन उस गुनाह में वो अकेला नहीं बल्कि उसके 2 साथी भी शरीक थे। अगर तुम सुकून चाहते हो तो उस लड़की से निकाह कर लो, उसे अपना लो, तभी तुम्हारा गुनाह काबिल माफी होगा। निकाह? ये आप क्या कह रहे हैं? लाला ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ निकाह। तुमने कहा उस गुनाह में तुम अकेले नहीं बल्कि तुम्हारे 2 दोस्त भी शामिल थे, लेकिन एहसास गुनाह सिर्फ तुम्हें ही हो रहा है। खौफ तुम्हें आ रहे हैं। औरत के असल मुजरिम तुम हो। तुम मसले का हल चाहते थे, मैंने दे दिया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुमने ईमानदार मुझे बताया और मैंने इसका हल बता दिया है। आगे तुम्हारी मर्जी। मौलवी साहब उठे और चले गए। इस वक्त 5 होने वाले थे। 6 बजे उन लोगों को यहाँ से निकलना था, लेकिन लाला की बेचैनी उसे किसी तरह आजाद करने को तैयार न थी। वो खामोशी से उठा और उन्हीं रास्तों पर चल दिया जहाँ रात की तन्हाई में छुपकर वो वापस आया था। वो उस घर के करीब पहुंचा जहाँ कुछ देर पहले तबाही मचा के निकला था। घर के करीब पहुंचते उसे बिल्कुल इसी तरह बच्चे की रोने की आवाज आई जिस तरह से वो अपने ख्वाब में सुनकर आया था। वो तेजी से अंदर की तरफ भागा, लेकिन नगीन वहां कहीं नहीं थी। उसकी मासूम सी बच्ची अंदर पलक पलक कर रो रही थी। लाला तेजी से उसके करीब आया और उसे बाहों में उठाकर चुप कराने लगा। या खुदाया, वो लड़की कहाँ गई? पुलिस स्टेशन, लेकिन वो अपनी बच्ची को अकेले छोड़कर तो नहीं जाएगी, और वैसे भी वो इस हालत में नहीं थी कि कहीं जा पाती। तो फिर कहाँ गई वो? खुदकुशी? या खुदाया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे। आज तक मैं जिन औरतों के पास गया था खुद अपनी मर्जी से आती थी मेरे पास। मैंने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की थी। न जाने रात को नशा मुझ पर इतना हावी हो गया कि मैं ये गुनाह कर बैठा। खुदाया, मुझे माफ कर दे। कल रात पहली बार लाला ने 2 कत्ल किए थे, वो भी शाह साईं के कहने पर। उसने आसपास हर जगह ढूंढने की कोशिश की। उसका इरादा मौलवी साहब की बात पर अमल करने का था, लेकिन वो कहीं न मिली। तो उस बच्ची को उठाकर उसके साथ ले आया। शायद उस बच्ची को अच्छी परवरिश करके वो अपने गुनाह का ज़ाला कर ले। 6 बजे वो बच्ची को लेकर रेलवे स्टेशन गया ताकि वो यहाँ से हमेशा के लिए निकल सके। लाला, ये बच्चा किसका है और यहाँ क्यों उठा के लाए हो? सलमान ने उस बच्ची के साथ आते देखकर पूछा। आसिफ कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? आसिफ ने हमें धोखा दिया और पैसे के लालच में सब कुछ शाह साई को बता दिया। पोते के गम में शाह साई ने आसिफ को कत्ल कर दिया। अब वो हमें ढूंढ रहे हैं, हमें जल्दी निकलना होगा। सलमान ने उसे सब कुछ बताया। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? गाड़ी जाने वाली थी जब लाला ने पूछा। मैंने वो लड़की बेच दी, सलमान ने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। कौन सी लड़की और कहाँ बेच दी? कहीं तुम नगीन की बात तो नहीं कर रहे? लाला ने गुस्से से पूछा। लाला, बाकी गुस्सा बाद में निकाल लेना, फिलहाल यहाँ से निकलो। शाह साईं के आदमी कभी भी यहाँ पहुंचकर हमारा सफाया कर देंगे। पूरी बात बताओ, तुमने कहाँ बेचा उसे? लाला गुस्से से पूछा। जरबाई के कोठे पर बेच कर आए हूँ, सलमान ने तंग आकर बताया। चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त उसे वापस लेकर आएंगे, लाला ने कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया लाला, 70,000 लेकर आए हूँ उसके, तुझे पता है ना जरबाई एक बार कोई चीज खरीदने तो वापस नहीं देती। नगीन तो उसे पसंद भी बहुत आई है। गाड़ी के चलने की आवाज आना शुरू हो गई, लेकिन लाला के कान में अब कोई भी आवाज नहीं जा रही थी। वो एक गुनाह से निकलकर दूसरे गुनाह में फंस चुका था। लाला, जल्दी करो, गाड़ी में जाओ, सलमान ने तकरीबन धक्का देते उसे भेजा। जाने से पहले आधी रकम उसे देने लगा, लेकिन लाला ने लेने से इनकार कर दिया। मजीद किसी गुनाह का हिस्सा नहीं रहना चाहता था। 20 साल पहले के ट्रेन के सफर से निकलकर 20 साल के बाद के ट्रेन के सफर पर वो आया। वो कराची पहुंच चुका था। वो सीधा कोठे पर आया। उसे पता चला कि वो अब कराची में होती है। कोठे पर उसे देखकर कोई भी परेशान ना था कि दाढ़ी में छुपे कितने ही लोग आया करते थे। वो एक कमरे में आकर बैठा। जी, किससे मिलना है आपको? एक खूबसूरत सी लड़की अदा से आकर बोली। मुझे निकाह बेगम से मिलना है। लेकिन आप हैं कौन? यहाँ पर एरा गेरा निकाह से नहीं मिल सकता। आप बुला दीजिए, वो मुझे जानती हैं। उनसे कहें हयात लाला आया है। लाला नजरें चुराते हुए कहा। आज उसे अपना नाम लेते हुए भी शर्मिंदगी हो रही थी। वो लड़की चली गई और ठीक 10 मिनट बाद निकाह बेगम कमरे में दाखिल हुई। आज जब वो औरत उसकी वजह से इस मकाम पर थी, उसे देखते उसे नजरें शर्मिंदगी से झुका ली। हा 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 हा, हयात लाला खान आया है। हुजूर, बताओ तुम्हारी किस तरह से खिदमत की जाए? दिल तो चाह रहा है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें कुत्तों के सामने फेंक दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी नजरें बता रही हैं कि तुम अपने गुनाह में किस हद तक डूबे हुए हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यही देखना चाहती थी मैं। निगाह तंज के तीर चलाती उसके सामने आ गई। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लाला उसके पैरों में गिरकर उसे माफी मांगने लगा। मैं तुम्हारा गुनाहगार होने की, मुझे माफ कर दो। उसे कहो मेरी बेटी को बख्श दे। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो हो सकता है वो मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा। गन्ना भी यकीनी से उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप इतना घटिया और बेखुदा काम कर सकता है, लेकिन उसे ये पता था कि ये सब कुछ करने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है।